सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप में क्या देखेंगे हम, इसका मतलब क्या है, ठीक है। कई लोगों ने कई सारी डेफिनेशंस दी है, कई कंपोनेंट्स दिए हैं, वो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो जो बेसिक मीनिंग सिटीजनशिप का है वो क्या है, मतलब सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, किसी स्टेट का लाइक ऑफिशियल मेंबर होना है ना, उस स्टेट में राइट्स और ड्यूटीज होना, ठीक है। लाइक सिटीजनशिप जो है दैट रेफर्स टू द लीगल स्टेटस एंड पॉलिटिकल मेंबरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ सोवरन स्टेट विद सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट। वहीं पे टी एच मार्शल क्या डेफिनेशन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सिटीजनशिप जो है इट इज अ स्टेटस, है ना, bestowed on those who are full members of a community, right। मतलब स्टेटस क्या है, एक लीगल पोजीशन है, ठीक है। फुल मेंबर कौन है, फुल मेंबर कौन होगा, बताओ फुल मेंबर कौन होगा। फुल मेंबर का मतलब क्या है, ये लिखा है ना, फुल मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी। यस, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिटीजन होने का मतलब क्या होता है, सिटीजन होने का मतलब है तुम्हें कंप्लीट एक्सेप्टेंस राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो सिटीजनशिप जो है इट इज अ स्टेटस लाइक bestowed on those who are full members of a community, right। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर तुम इंडिया के सिटीजन हो, तुम वोट दे सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, इसका मतलब तुम सिर्फ रह नहीं रहे हो, है ना, तुम बिलोंग करते हो उस स्टेट से, ठीक है। बेसिकली सिटीजनशिप को हम लोग स्टेटस भी बोलते हैं, राइट। सो देखो दो कोर डायमेंशंस हैं सिटीजनशिप को, दो पार्ट्स में हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहला है लीगल स्टेटस, दूसरा है क्या, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। नाउ देर आर टू डायमेंशंस, राइट। लीगल स्टेटस क्या है आपका, ये हम सिटीजनशिप को समझ रहे हैं, ठीक है। लीगल स्टेटस क्या होता है, स्टेट तुम्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। जैसे पासपोर्ट मिलता है, लॉ तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, तुम इलीगल नहीं हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फॉरेनर इंडिया में है, ठीक है, तो वो रेजिडेंट हो सकता है, सिटीजन नहीं है वो, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। वहीं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में तुम गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप वोट दे सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। अब आपको पता है 18+ जो सिटीजन है वो वोट दे सकता है, ये सिटीजनशिप का क्या है, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको? यस मैम। यस। अब मैम देखिए लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस समझना है। यस मैम। देखो लीगल स्टेटस क्या है, जो स्टेट तुम्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, दैट इज द रिकॉग्निशन बाय द स्टेट, राइट। लाइक पासपोर्ट मिलता है आपको, ठीक है, लॉ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, तुम इलीगल नहीं हो, राइट। मतलब क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने कि अगर कोई फॉरेनर जो है वो इंडिया में है तो वो रेजिडेंट हो सकता है पर सिटीजन नहीं है। सिटीजन्स के अपने क्या हैं, क्या एक बात बताओ, आपका जो फॉरेनर है, ठीक है, उसको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या क्या राइट्स है उसके पास, क्या क्या उसका मतलब कोई लीगल स्टेटस है उसके पास, क्या उसे यहाँ का पासपोर्ट मिलेगा? नो मैम। क्यों नहीं मिलेगा? बताओ। मैम मिलेगा। क्यों मिलेगा? यहाँ का सिटीजन है वो। No ma'am, but there are few rights that are also for foreigners in our Indian constitution. यस, तो क्या है वो, बताओ।
यहाँ से उनको पासपोर्ट मिल सकता है, बट देयर आर लाइक सर्टेन लाइक उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे ना। जब हम लीगल स्टेटस की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं अदिति? अदिति क्या बात कर रहे हैं हम लीगल स्टेटस की जब बात करते हैं? देखो लीगल स्टेटस आपका जो है ना, वो उसका मतलब है स्टेट तुम्हें ऑफिशियली सिटीजन मानती है, यानी तुम्हारा जो नाम है वो लॉ के अकॉर्डिंग उस कंट्री के सिटीजन लिस्ट में आता है, ठीक है? अभी थोड़ा समझ आया? मतलब आपकी जो लीगल आइडेंटिटी है, अब मैं बोलूं कि जो पद्मा है वो इंडिया की सिटीजन है, उसके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, वो वोट दे सकती है, इसका मतलब जो पद्मा है उसका लीगल स्टेटस क्या है? इंडियन सिटीजन का है, ठीक है? अब मैं बोलूं अदिति जो है वो यूएसए से इंडिया आई, वो इंडिया में रह सकती है वीजा पे, बट वो वोट नहीं दे सकती क्योंकि उसका लीगल स्टेटस इंडियन सिटीजन नहीं है, ठीक है? सो लीगल स्टेटस क्या देता है बेसिकली? अगर तुम सिटीजन हो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हारे पास राइट्स होंगे, है ना? तुम कोर्ट जा सकते हो, तुम स्टेट के रिकॉग्नाइज्ड मेंबर हो, ठीक है? मतलब स्टेट की तरफ से ऑफिशियल रिकॉग्निशन है आपको एज अ सिटीजन, राइट? और जो देखो बाहर का जो आता है ना रेजिडेंट यहाँ पे, उसके पास जो राइट्स हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है? जैसे मतलब यहाँ पे वो सिर्फ रहने के लिए आ रहा है, एज अ टूरिस्ट आ रहा है, ठीक है? रहने के लिए भी आ रहा है तो उसके बाद कई साल तक बहुत उसके अलग अलग सिस्टम है, ठीक है? उसे करेंगे हम लोग कभी डिस्कस, राइट? सो लीगल स्टेटस आपको क्लियर है यहाँ पे? यस मैम। और यस दिमाग मैम। क्लियर है? यस। अभी यहाँ देखो टीएच मार्शल ने 3 कंपोनेंट्स दिए सिटीजनशिप के। पहला सिविल राइट्स, दूसरा पॉलिटिकल राइट्स, तीसरा क्या? सोशल राइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको आप लोग सेटल डाउन कर लो। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कौन से आर्टिकल में आती है? 51A, ठीक है? आर्टिकल 51A। क्या इसका कोई पार्ट भी है? पार्ट 4 DPSP। DPSP, ठीक है? आर्टिकल 51A ठीक है? और सिटीजनशिप एक्ट किसके अंडर आता है आपका? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताओ। सिटीजनशिप एक्ट कब आया आपका? 1955, ठीक है? ये कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो थ्योरीज, देखो लिबरल थ्योरी क्या है? कुछ आइडिया आपको? देखो सारा इंटरलिंक्ड है, बताओ लिबरल थ्योरी क्या है? देखो लिबरल थ्योरी का जो मेन, हाँ बताओ बताओ। मैम it focuses on individual rights and minimum state intervention। हाँ सेम ही है जो हमने पहले पढ़ा है, सारी जो हमने थिंकर्स की जो हम पढ़ रहे थे, और लिबरल का हम पढ़ रहे थे, ठीक है? लिबरलिज्म भी हम पढ़ेंगे, सारा मतलब मिलता जुलता है सब, देखिए, ठीक है? मतलब लिबरल थ्योरी का मेन फोकस है इंडिविजुअल सबसे इम्पॉर्टेंट है,
स्टेट का काम क्या है? इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ज्यादा इंटरफेयर ना करना, है ना। तो लिबरल सिटीजनशिप क्या होगी? लिबरल सिटीजनशिप जो है वो इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंस पर फोकस करती है, ठीक है। अब देखो इसके भी कुछ की फीचर्स हैं, जैसे इंडिविजुअल राइट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा, ठीक है। क्या बोलती जा रही हूँ मैं, देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलेगा, राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है। जो सिटीजन है वो राइट्स, आपके जो राइट्स होल्ड करते हैं, ठीक है। मिनिमल स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। जब मिनिमल स्टेट की यहाँ पे बात हो रही है तो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। मतलब स्टेट का जो रोल है ना वो कम होना चाहिए, स्टेट ज़्यादा कंट्रोल ना करे, सिर्फ प्रोटेक्शन दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट तुम्हें बोल नहीं सकता, मतलब बोल नहीं सकता कि क्या सोचो या क्या बोलो, ठीक है, वो तुम्हारा खुद का चॉइस है, राइट। वहीं पे जो नेगेटिव लिबर्टी है, इट एम्फसाइजेस नेगेटिव लिबर्टी। नाउ व्हाट इज इट, मतलब नो दिस इज योर लाइक, क्या बता रहा है ये? फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, मतलब स्टेट तुम्हारी लाइफ में अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करेगा। तुम क्या पहनो, क्या बोलो, ये स्टेट डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? फ्रॉम इंटरफेरेंस, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीडम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको समझ जाना, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, राइट। अब आपको पता है जेएस मिल, जॉन लॉक के रिवाइज करते हुए हमने साइड में लिखा है कौन कौन इसके जो थिंकर्स हुए हैं, ठीक है। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, वो भी इसी के अंदर आता है, मतलब सब लोग लॉ के सामने क्या है? इक्वल है, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। जॉन लॉक ने क्या दिया? नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया ना। नेचुरल राइट्स कौन कौन से आपके? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जेएस मिल ने क्या दिया? जेएस मिल ने इंडिविजुअल फ्रीडम दिया, ठीक है। सो बेसिकली देखो, इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको पता है, फंडामेंटल राइट्स आपको पता है, ठीक है। ये सब लिबरल थ्योरी के इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, इसका ना कई लोगों ने क्रिटिसिज्म दिया। क्या क्रिटिसिज्म दिया? बोला कि जो लिबरल थ्योरी की प्रॉब्लम है ना वो क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस करता है, सोसाइटी और कम्युनिटी इग्नोर हो जाती है। इनइक्वालिटी को क्या होता है, इनइक्वालिटी को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे आए, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जो नेक्स्ट थ्योरी है रिपब्लिकन, ये क्या है रिपब्लिकन, क्या बोलता है ये? सिविक रिपब्लिकनिज्म, बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है? और मतलब देखो ये लिबरल थ्योरी का अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे फोकस सिटीजन सिर्फ राइट्स होल्डर नहीं है बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट है, ठीक है। ऊपर क्या बोल रहा था? राइट सिटीजन क्या करता है? राइट्स होल्ड करता है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई जो सिटीजन है ना वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है, यानी जो गुड सिटीजन है वो कौन होगा? गुड सिटीजन वो होगा जो पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, ठीक है। एम्फसाइज ऑन कॉमन गुड एंड सिविक वर्च्यू, ठीक है। यानी देखो आप ये मान के चलो रिपब्लिकन सिटीजनशिप क्या है? दिस इज योर एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड कॉमन गुड, दिस, राइट। अब देखो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन जो होती है, मतलब सिटीजन को पार्टिसिपेट करना चाहिए, वोट देना है, डिबेट करना है, पब्लिक अफेयर्स में इन्वॉल्व होना है। अब देखो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या था? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सिटीजन जो है, सिटीजन इज वन हु पार्टिसिपेट्स इन गवर्नेंस, राइट। वहीं आपका जो सिविक वर्च्यू की बात हो रही है, ठीक है, सिविक वर्च्यू क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी टुवर्ड्स योर सोसाइटी, राइट। मतलब सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, कॉमन गुड सोचना, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, है ना, वोटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हो गया, करप्शन को अपोज करना। तो दिस इज योर सिविक वर्च्यू, ठीक है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
राइट। ठीक है, अब कॉमन गुड की बात हुई, इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर होगा, ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर यानी सोसाइटी का ओवरऑल बेनिफिट, है ना। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसीज जो सबके लिए अच्छी हो। पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है, अब पॉजिटिव लिबर्टी मैम फ्रीडम टू पार्टिसिपेट, सिर्फ इंटरफेरेंस से फ्री होना इनफ नहीं है, पार्टिसिपेट करना भी जरूरी है। तो देखो एरिस्टोटल ने पार्टिसिपेशन पे एम्फसाइज किया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रूसो ने जनरल विल क्रिएट किया आपका, देखो सब आपस में इंटरलिंक्ड है, आपको सब लिंक करते हुए चलना है, ठीक है, कुछ भी पढ़ रहे हैं हम लिंक करते हुए चलो पॉलिटिकल थ्योरी में। फिर लिबरल वर्सेस जब हम रिपब्लिकन देखते हैं ना, देखो जो लिबरल है वो इंडिविजुअल पे फोकस कर रहा है, जो रिपब्लिकन है वो सोसाइटी पे फोकस कर रहा है, ठीक है, सोसाइटी पे इसका फोकस है। ये किस पे फोकस कर रहा है, इंडिविजुअल पे, ठीक है। अभी देखिए लिबरल थ्योरी में जो सिटीजन का रोल है वो कैसा था, बताइए, एक्टिव है या पैसिव है, बताओ। मैम प्लीज रिपीट। जो लिबरल है उसमें सिटीजन का रोल क्या है, एक्टिव है या पैसिव है। कैसे राइट्स है, पैसिव है या एक्टिव राइट्स है। एक्टिव। वाई एक्टिव। लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा बताओ अदिति। मैम एक्टिव। वाई। मैम बिकॉज इंडिविजुअल हैव अभी देखो हमने एक चीज राइट। पढ़ी, लिबरल थ्योरी का जो मेन फोकस है वो क्या है, तुम्हारे राइट सेफ हो बस, ठीक है, पार्टिसिपेट करो या ना करो वो तुम्हारी चॉइस है, स्टेट तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, इसीलिए सिटीजन को एक्टिव होना जरूरी नहीं माना गया है। देखो पैसिव है ये, पैसिव क्यों है, क्योंकि पैसिव का मतलब यहाँ इनएक्टिव नहीं है, इसका मतलब है पार्टिसिपेशन कंपलसरी नहीं है, तुम वोट दो या ना दो, पॉलिटिक्स फॉलो करो या ना करो, फिर भी तुम गुड सिटीजन हो, ये लिबरल व्यू है, ठीक है, इसको ऐसे समझो, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, पैसिव का मतलब यहाँ इनएक्टिव नहीं है, इसका मतलब है पार्टिसिपेशन कंपलसरी है, तुम वोट दो या ना दो, पॉलिटिक्स फॉलो करो या ना करो, फिर भी आप क्या कहेंगे, गुड सिटीजन होंगे लिबरल व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका रीजन क्या है इसके पीछे, देखो जो इंडिविजुअल फ्रीडम है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी लिबरलिज्म बोलता है हर इंसान अपनी लाइफ खुद डिसाइड करे, स्टेट इंटरफेयर ना करे, अगर स्टेट बोले तुम्हें पार्टिसिपेट करना ही होगा तो ये फ्रीडम के अगेंस्ट है, ठीक है। दूसरा रीजन इसका क्यों है कि ये पैसिव है, क्योंकि प्राइवेट लाइफ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लिबरल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फैमिली है, जॉब है, पर्सनल गोल्स हैं, ये सब पॉलिटिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसीलिए हर सिटीजन को पॉलिटिकल एक्टिविटी में घुसना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जब तीसरा हम मिनिमल स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट का जो रोल है वो लिमिटेड है, वो सिर्फ राइट्स प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे ऐसा ये बोल रहा है, वो तुम्हें एक्टिव सिटीजन बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है ये, तुम्हें एक्टिव सिटीजन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पद्मा है, वो वोट नहीं देती, पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करती, अपनी जॉब पे फोकस करती है, तो लिबरल थ्योरी बोलेगी यार इट्स परफेक्टली फाइन, राइट। अब वहीं पे जो अदिति है वो हर डिबेट में पार्टिसिपेट करती है, पॉलिटिक्स में एक्टिव रहती है, ठीक है, तो लिबरल बोलेगी इट इज़ गुड बट इट्स ऑप्शनल, राइट। यानी लिबरल सिटीजन जो है वो पैसिव है, क्योंकि पार्टिसिपेशन जो है आपका वो चॉइस है, आपकी ड्यूटी नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को आप क्लियर समझिए, राइट। सो विच थ्योरी ट्रीट्स सिटीजनशिप एज ऑप्शनल पार्टिसिपेशन,
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच थ्योरी ट्रीट्स सिटीजनशिप एज ऑप्शनल पार्टिसिपेशन, योर आंसर शुड बी लिबरल थ्योरी, राइट? क्लियर है? Yes, ma'am. अब रिपब्लिकन में आपका एक्टिव है, ठीक है? रिपब्लिकन में एक्टिव क्यों है? रोल बताइए। एक्टिव रोल है सिटीजन का, बता सकता है कोई? देखो रिपब्लिकन थ्योरी क्या कह रही थी आपकी, सिटीजन बनना है तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ये बिल्कुल अपोजिट है लिबरल थ्योरी के, ठीक है? रिपब्लिकन थ्योरी क्या कह रही है, सिटीजन बनना है तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सिर्फ राइट्स लेना इनफ नहीं है, पॉलिटिक्स में आपको एक्टिवली भी इन्वॉल्व होना जरूरी है, ठीक है? इन्होंने सिटीजनशिप क्या बोला, सिटीजनशिप क्या है, पार्टिसिपेशन, यानी एरिस्टोटल का जो आइडिया है सिटीजन वही है जो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करे। अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो तुम कंप्लीट सिटीजन नहीं हो सकते, ये रिपब्लिकन व्यू है, इसको हमेशा दिमाग में क्लियर रखिए, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे एक्टिव रोल है सिटीजन का, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कंपल्शन है आपको, लिबरल थ्योरी में देयर इज नो कंपल्शन, वहाँ आपकी चॉइस थी सब कुछ, ठीक है? क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत चीज़ें फैक्टर्स थे, बट रिपब्लिकन बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है? अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट रॉन्ग डिसीजंस ले सकती है, ऐसा ये बोलता है। इसीलिए सिटीजन्स को एक्टिव होना ज़रूरी है ताकि पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है? जब आपकी सिविक वर्च्यू की बात करें, यानी रिस्पॉन्सिबल होगा और अवेयर सिटीजन जो है, ठीक है? यानी आपकी वोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, करप्शन को आप अपोज करेंगे, पब्लिक इश्यूज पे आप स्टैंड करेंगी, तो ये सब तभी पॉसिबल है जब सिटीजन क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे आपको? यस और नो? Yes, ma'am. Okay. Now see what is communitarian perspective. बताओ। What is community rights? मतलब group rights. अच्छा, सो बेसिकली जो कम्युनिटेरियन थ्योरी जो है वो आपकी बोलती है दैट सिटीजन जो है ना वो अकेला नहीं होता, वो कम्युनिटी का पार्ट होता है। इसीलिए सिर्फ इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे लिबरल होता है ना, ये बोलता है इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पार्टिसिपेशन भी इनफ नहीं है। मतलब इसने रिपब्लिकन जैसे, आपका लिबरल जैसे, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बोलता है कम्युनिटी, वैल्यूज, कल्चर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? अब आपको ध्यान में आ रहा है कम्युनिटी, देखो आपको सब आता है, सब इंटरलिंक्ड है, ठीक है? अब ध्यान से समझिए, ठीक है? तो इसने बोला कम्युनिटी, वैल्यूज, कल्चर इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से थिंकर्स एसोसिएटेड है बताइए? माइकल सैंडल हो गया, चार्ल्स टेलर हो गया, ठीक है? बेसिकली ये क्रिटिक है, ठीक है? किसका क्रिटिक है? आपका लिबरल थ्योरी का क्रिटिक है। अकॉर्डिंग टू देम लाइक क्या होता है, टू अंडरस्टैंड सिटीजनशिप यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, कम्युनिटी, राइट? सो ये थ्योरी आई क्यों? ये एक्चुअली लिबरल थ्योरी का क्रिटिसिज्म था, जैसे मैंने अभी बोला। लिबरल क्या बोलता है? बोलता है इंडिविजुअल क्या है, इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटेरियन बोलता है, क्या बोलेगा? नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी बनती है किससे? फैमिली से, सोसाइटी से, कल्चर से। सो जब आप देखते हैं ना एग्जाम्पल, देखो आप इसका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, तो कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव के ना कुछ कोर फीचर्स आप देखते हैं। जैसे कम्युनिटी पहले है यहाँ पे, कम्युनिटी फर्स्ट, इंडिविजुअल अपनी कम्युनिटी से अलग नहीं है, तुम्हारी लैंग्वेज, कल्चर, वैल्यूज ये सब सोसाइटी से आते हैं, ऐसा ये बोलते हैं। जो आपकी सोशल आइडेंटिटी है, यानी मैं कौन हूँ, ये तुम्हारी कम्युनिटी डिसाइड करेगी,
कि तुम कौन हो, तुम्हारी जो इंडियन आइडेंटिटी है, तुम्हारे कल्चरल वैल्यूज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ट्राइबल एरिया से आते हैं, ठीक है, आप गद्दी ट्राइब से हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे भाई आपकी कम्युनिटी डिसाइड कर रही है कि आप कौन है। मैं गद्दी हूँ तो मैं बोलूँगी मैं गद्दी हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं उस ट्राइब से आ रही हूँ, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो आपकी जो कल्चरल वैल्यूज़ भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद मॉरल वैल्यूज़ और ट्रेडिशन की बात करता है आपका कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव, ठीक है। मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ राइट्स नहीं, मॉरल ड्यूटीज़ भी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करता है ये कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव। यानी लिबरल सिर्फ राइट्स पे फोकस करता है, कम्युनिटेरियन बोलता है क्या, क्रिटिसिज्म में बोला है इसने, लिबरल सिर्फ जो है वो राइट्स पे फोकस करता है, कम्युनिटेरियन बोलता है राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ सी माइकल सैंडल एंड चार्ल्स टेलर, ये आपके कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव से लिंक्ड हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए, इसके इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, ठीक है। अभी देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको देखती हूँ। लिबरल व्यू क्या कह रहा था, मेरी लाइफ मेरी चॉइस, ठीक है, यही तो बोल रहा था, मतलब जैसा मर्जी मेरी चॉइस है, मैं जैसा भी जीऊँ, स्टेट कोई नहीं होता मुझे कंपल्शन फॉलो, मतलब प्रेशर डालने के लिए कंपल्शन दे कि भाई आपको फॉलो करना ही होगा, करना ही होगा, ठीक है। वही कम्युनिटेरियन व्यू क्या कह रहा है, मेरी जो आइडेंटिटी है वो सोसाइटी से आती है, मुझे उसके नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ इसने बोली, लग गया ना एक कंपल्शन। यहाँ पे वो वाला मामला नहीं है माई लाइफ माई रूल माई चॉइस, ठीक है, यहाँ पे अलग सिस्टम है। तो इसका क्रिटिसिज्म आया, ठीक है, कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव का क्या आया, क्रिटिसिज्म आया कि कम्युनिटी पे ज़्यादा फोकस कर दिया भाई इसने, इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो सप्रेस हो सकती है इसकी वजह से। ट्रेडिशन जो मतलब ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कभी आउटडेटेड भी हो सकते हैं, ऐसा इसने बोला, जिसका क्रिटिसिज्म आया। सो बेसिकली कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव क्या था, देखो कम्युनिटेरियन जो है दैट इज सिटीजन इज शेप्ड बाय कम्युनिटी, राइट। सो इस चीज़ को आप समझिए, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। देखो अभी जैसे लिबरल थ्योरी में इंडिविजुअल की बात हुई, रिपब्लिकन में पार्टिसिपेशन की बात हुई, कम्युनिटेरियन में हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर Yes, है? ma'am. यस, आवाज क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. यस, कोई डाउट अभी तक? कोई डाउट तो नहीं है? अभी देखिए पेपर में क्या आता है, मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, हु प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप। नाउ दिस क्वेश्चन लाइक बहुत ज़्यादा ऑफ रिपीटेड है, ठीक है। सो मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप क्या है, किसने दिया, विल कैमलिका। कौन, मतलब क्या बोला, मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप का जो सिंपल मतलब था वो क्या था कि एक ही कंट्री में डिफरेंट कल्चर्स को रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करना है, यानी सब लोग सेम नहीं होते, अलग अलग ग्रुप्स यानी रिलीजन, लैंग्वेज, ट्राइब को स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। तो मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप क्या बोलता है, डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स के लिए स्पेशल ग्रुप, मतलब स्पेशल कुछ राइट्स लाने पड़ेंगे, कुछ ग्रुप राइट्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे पूछता है, PYQ आता है, हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आपको ये दे देगा। सो ये थ्योरी आई क्यों, देखो मैं आपको बहुत क्लियर कर रही हूँ कॉन्सेप्ट। देखो लिबरल थ्योरी बोलता था सबको इक्वल ट्रीट करो, अब प्रॉब्लम क्या हुई वहाँ पे, सब इक्वल होते हुए भी कुछ ग्रुप्स डिसएडवांटेज में रह गए, ठीक है, जैसे माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स, इंडिजिनियस पीपल, ठीक है। तो इन लोगों को मिले ही नहीं वो इक्वल राइट्स, ठीक है ना, मतलब इक्वल होते हुए भी डिसएडवांटेज रह गए। तो इसीलिए कैमलिका ने बोला इक्वालिटी का मतलब सेम ट्रीटमेंट नहीं है भाई, ठीक है। जो हम बात करते हैं ना इक्वालिटी एंड सेमनेस, ये इक्वल मतलब ये सेम सेम नहीं है, इक्वालिटी एंड सेमनेस ये दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। सो फेयर ट्रीटमेंट क्या होता है,
बताओ फेयर ट्रीटमेंट क्या है? इसने बोला इक्वालिटी का मतलब सेम ट्रीटमेंट नहीं है, क्या है फिर? डिफरेंट ट्रीटमेंट, Equity. इक्विटी। पर इसने बोला जो फेयर ट्रीटमेंट है उसका मतलब तो यहाँ पे डिफरेंट ट्रीटमेंट हो रहा है ना, क्योंकि ये लोग तो डिसएडवांटेज रह गए ना, माइनॉरिटीज, ट्राइबल, इंडिजीनियस पीपल। सो इसकी जो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट बात कर रहा है, ठीक है, वो क्या बात कर रहा है? वो प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है माइनॉरिटी कल्चर विद इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। वो बात कर रहा है टू रिकॉग्नाइज ग्रुप्स डिफरेंशिएटेड राइट्स, राइट। नाउ सी, जब हम बात कर रहे हैं ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स, ठीक है, मतलब हर ग्रुप को सेम राइट्स नहीं है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग राइट्स मिलने चाहिए। बोला क्या? बोला हर ग्रुप को सेम राइट्स नहीं, बल्कि उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग राइट्स मिलने चाहिए। जैसे ट्राइबल एरियाज को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, माइनॉरिटी लैंग्वेज राइट मिलना चाहिए, ठीक है। अब प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कल्चर की जब हम बात करते हैं तो कल्चर को बचाना इंपॉर्टेंट है, मतलब लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ट्राइबल ऑटोनॉमी है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। सो इक्वालिटी का जो मतलब आप मतलब देखेंगे ना, इनका मतलब क्या है, इक्वालिटी का क्या मतलब है? मतलब पहला जो पुराना आइडिया था, मतलब सबको सेम ट्रीट करो, तो न्यू आइडिया क्या दिया इन्होंने? सबको फेयर ट्रीट करो, इवन इफ डिफरेंट रूल्स नीडेड, राइट। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ राइट्स? कैमलिका ने तीन टाइप्स बताए। कौन कौन से थे वो तीन टाइप? बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैम पॉलीएथनिक राइट, पॉलीएथनिक, रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, स्पेशल रिप्रेजेंट, आर स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन राइट्स। और क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स, यानी सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स क्या आपका ट्राइबल इंडिजीनियस ग्रुप्स हो गए, पॉलीएथनिक में आपके कल्चरल प्रैक्टिसेस अलाउ करना, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे आपका इंडिया एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, रिजर्वेशन सिस्टम है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ट्राइबल ऑटोनॉमी है, तो ये सब क्या है? मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप का क्या है? एक प्रैक्टिकल फॉर्म है, ठीक है। सो अब देखो इसका भी क्रिटिसिज्म आया, बोला ज़्यादा ग्रुप राइट्स होंगे तो नेशनल यूनिटी जो है हमारी बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बढ़ सकती है। सो मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप क्या होता है? इक्वालिटी थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी, राइट। क्लियर है? देखो तीन सिंपल चीज़ों में मैं इसको निपटा सकती थी, बट मैंने इसको बहुत डिस्क्राइब किया बिकॉज कई बारी आपको एजर्शन रीजन में फंसा देते हैं यहाँ से, ठीक है। सो मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप किसने दिया? विल कैमलिका ने दिया। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था? ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स। ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? माइनॉरिटी डिसएडवांटेज को करता है। इसने तीन टाइप के राइट्स दिए, पहले सेल्फ गवर्नमेंट आपका आ जाएगा, ठीक है, फिर कौन सा आएगा? सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स, पॉलीएथनिक राइट्स, फिर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स क्या? आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है यहाँ तक? yes मैम, नाउ सी, ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है? नेशन स्टेट, नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो चैलेंज करता है ये, ठीक है। यानी आइडिया ऑफ यूनिवर्सल राइट्स एंड ड्यूटीज बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। It is related to your cosmopolitanism by Immanuel Kant, right? अब सी, अभी कैसे क्वेश्चन आता है? विच थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप फोकसेस ऑन लाइक सिविक वर्च्यू? रिपब्लिकन थ्योरी। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन बनता है, विच थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप फोकसेस ऑन लाइक सिविक वर्च्यू? नाउ दिस क्वेश्चन like has been like asked several times, right?
अभी नाउ सी आपके सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये कुछ आर्टिकल्स हैं 5 to 11, राइट। ये एक बार आपको नजर माननी पड़ेगी, है ना। आर्टिकल 9 देखिए, नो डुअल सिटीजनशिप, ठीक है ना। ये आता है पेपर में, वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप, लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। क्या समझे इससे आप? क्या समझे इससे आप? मैम अगर उनको किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो फिर इंडिया की ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। अगर किसी पर्सन ने वॉलंटरीली किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा, है ना। मतलब इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी देखो वॉलंटरी आ रहा है यहाँ पे, पेपर में फंसाता है। अगर तुम देखो खुद डिसाइड करके यूएसए की या कनाडा की, यूके की सिटीजनशिप लेते हो तो भाई तुम ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप से क्या करोगे? हाथ धो बैठोगे, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। यस, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी एक बारी आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, एक्ट पे आ जाओ। कब आया सिटीजनशिप एक्ट? नाइनटीन 555 में आया, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 11 में क्या किया? पार्लियामेंट को क्या दिया? पार्लियामेंट को पावर दी थी। तो पार्लियामेंट ने बनाया सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये एक्ट ने क्या बताता है? ये एक्ट बताता है कि कौन सिटीजनशिप बनेगा, सिटीजन बनेगा, सॉरी, कैसे बनेगा, कैसे सिटीजनशिप खत्म होगी, ठीक है। क्या बता रहा है ये एक्ट? कौन सिटीजन बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे सिटीजनशिप आपकी खत्म होगी। सो सिटीजनशिप जो आपका एक्ट है ये क्या है? आपकी नागरिकता लेने और छोड़ने का रूल है बेसिकली, ठीक है। सो ये 5 तरीके से होता है, ठीक है। सिटीजनशिप कैसे मिलती है? 5 तरीके से मिलती है, 5 तरीके से होता है, ठीक है। बाय बर्थ, सेक्शन 3, मैच द फॉलोइंग, सेक्शन 3। देखिए आ सकता है मैच द फॉलोइंग में, कोई बड़ी बात नहीं है, आ भी जाए तो। बाय बर्थ, सेक्शन 3। बाय व्हाट? क्या मतलब होता है इसका? बताओ क्या लिखा है ये? यस पद्मा। मैम एंसेस्टर्स। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स मतलब पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है, बच्चा अब्रॉड बॉर्न हो गया फिर भी सिटीजन बन सकता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि माँ बाप की जो है वो तो इंडियन है ना, ठीक है। दूसरा बाय रजिस्ट्रेशन, क्या मतलब है इसका? कुछ स्पेसिफिक लोग अप्लाई करके सिटीजन बन सकते हैं, जैसे इंडियन ओरिजिन का जो पर्सन है, इंडियन स्पाउस है, तो प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। तो वो किसके थ्रू आएगा? बाय रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 5, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन, सेक्शन 6 हो गया आपका। क्या फॉरेनर भी सिटीजन बन सकता है, बट इसके लिए कंडीशन है,
इंडिया में कुछ साल रहना पड़ेगा, आपका गुड कैरेक्टर होना चाहिए, लॉ फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जो ऊपर कंडीशंस की बात कर रहे थे वो है ये। फिर 5वीं की बात करी, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, सेक्शन 7 सॉरी, मतलब जब नया टेरिटरी इंडिया में ऐड होता है ना, फॉर एग्जाम्पल गोवा हुआ, गोवा कब ऐड हुआ, फटाफट से बताओ, पेपर में आता है, ठीक है। क्रोनोलॉजी याद आ रहा है, वहां के लोग ऑटोमेटिकली सिटीजन बन गए, ठीक है। सो सिटीजनशिप कैसे खत्म होती है, 3 तरीके हैं, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन। रिनंसिएशन वॉलंटरीली सिटीजनशिप लीव कर देना। टर्मिनेशन क्या है, फॉरेनर सिटीजनशिप लेने पर क्या होता है, फॉरेन सिटीजनशिप लेने पर क्या होता है, टर्मिनेशन। आर्टिकल किससे लिंक्ड है, ये 9 से लिंक्ड है सिटीजनशिप के। फिर डेप्रिवेशन क्या है, गवर्नमेंट ले सकती है अगर फ्रॉड से ली, मतलब आपने फ्रॉड से ली है, ठीक है। क्या ली है फ्रॉड से, सिटीजनशिप, आपने डिसलॉयल्टी की हो, ठीक है। सो ये सारे उससे हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक आपको? यस मैम। अभी देखो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है सिटीजनशिप के, ठीक है। तो सिटीजनशिप एक्ट के देखो 1986, बर्थ रूल रेस्ट्रिक्ट किया इसने। 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, इसने मतलब क्या इंट्रोड्यूस किया, OCI इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। 2005 में क्या हुआ, जो PIO है वो OCI स्कीम से मर्ज हुआ, ठीक है। अब PIO है क्या, क्या है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। मतलब PIO वो पर्सन होता है, PIO जो इंडियन ओरिजिन का है बट इंडियन सिटीजन नहीं है, उसके जो मतलब उसके जो एंसेस्टर्स है, पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, वो इंडिया से बिलोंग करते हैं पर वो खुद किसी और कंट्री का सिटीजन है, ठीक है। तो बेसिकली PIO को क्या बेनिफिट्स मिले थे, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने PIO जो आपका कार्ड दिया था ना, जिससे मतलब इंडिया आने में इजी वीज़ा हो जाए, लॉन्ग टर्म स्टे हो सकता है, कुछ आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बट वो वोट नहीं दे सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। बट 2005 के बाद ना PIO और OCI जब मर्ज हो गए तो अब क्या होता है, PIO अलग से एग्जिस्ट नहीं करता, सब OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मतलब अब क्या होता है, सब OCI कैटेगरी में आ गए, ठीक है। PIO का फुल फॉर्म क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। PIO इंडियन सिटीजन होता है क्या, नो। PIO किस स्कीम में मर्ज हुआ, OCI 2005 में, क्लियर है। अब देखो 2019 CAA वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इस दौरान में 2019 में मतलब उस टाइम पे हम लोग मतलब हाँ रामजस में होंगे, तो उस टाइम पे बड़ा बवाल चला था CAA का, बहुत दंगे फसाद, मतलब बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं CAA के अगेंस्ट, ठीक है। मतलब वहाँ पे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो सभी जगह बहुत ज़्यादा है, बट दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस के अंदर बहुत ज़्यादा बवाल, ठीक है। तो मतलब फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप फॉर माइनॉरिटीज़ आई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। कोई बता सकता है ये CAA क्या था, जिसमें हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज, क्रिश्चियंस, बताओ क्या है ये। Citizenship Amendment Act, तो क्या है जिसमें सिटीजन को राइट देने की बात की गई थी माइनॉरिटी। तो
इसमें बवाल क्यों हुआ था बहुत? चलो समझते हैं, ठीक है। मैं समझा इसलिए रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई, पेपर में इतना डिटेल में नहीं पूछता है, ठीक है। बस ये का पूछ लेगा अमेंडमेंट का, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें इसका बेसिक आइडिया क्या था, मतलब इसने क्या करा, जो इसका पर्पस था ना, वो कुछ स्पेसिफिक माइग्रेंट्स को जल्दी से इंडियन सिटीजनशिप देने का था, ठीक है। अब किन किन लोगों के लिए था? 3 कंट्रीज से आए लोगों के लिए था, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है। ये जो 3 देश हैं, यहाँ से जो 6 रिलीजन के लोग आए थे। अब सुनिए, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ठीक है। तो अब क्या चेंज किया इन्होंने सीएए में? पहले सिटीजनशिप के लिए 11 साल मतलब रहना पड़ता था, ठीक है। अब सीएए के अंडर सिर्फ 5 साल में ही आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है कट ऑफ डेट, मतलब जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आ गए ना, वो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, ठीक है। यानी सीएए का मतलब क्या है? सिलेक्टेड माइनॉरिटीज को फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप मिलना, ठीक है। तो अभी आपका सीएए अप्लाई कहाँ नहीं होता? ट्राइबल एरियाज में, 6th शेड्यूल, ठीक है। जो आपका इनर लाइन आपका परमिट एरियाज है, आईएलपी स्टेट्स हैं, वहाँ पे नहीं होता। जैसे आपका एक हिंदू फैमिली है, पाकिस्तान से 2013 में इंडिया आई, तो सीएए के बाद वो इजीली इंडियन सिटीजनशिप ले सकती है, ठीक है। अभी देखिए कंट्रोवर्सी क्या हुई, प्रोटेस्ट क्यों हुए कैंपसेस, दिल्ली विश्वविद्यालय, इन सब के अंदर प्रोटेस्ट उस दौरान बहुत ज़्यादा पीक में चले हुए थे। साउथ की यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत प्रोटेस्ट चले आपके। क्यों चले? क्योंकि इशू उन लोगों ने ये उठाया, सो कॉल जो हम बोलते हैं ना लिबरेंडूज एंड लाइक दिस 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 एंड दैट, तो उन्होंने क्या इशू उठाया? उन्होंने रिलीजन बेस्ड लॉ है, क्या बोला? रिलीजन बेस्ड लॉ है, मुस्लिम इंक्लूड नहीं है। आपकी इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 को उन्होंने क्वेश्चन करा। इसीलिए जो सीएए है और एनआरसी है, ये बहुत मतलब इसकी जो डिबेट अब बहुत बड़ा मुद्दा रही है ये, ठीक है। बट आपको ये मतलब एक क्लियरिटी के लिए मैं ये बता रही हूँ कि उस टाइम पे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मानो सीए पेपर में क्या आएगा, सीए का अमेंडमेंट कब आया? 2019 में आया, 3 कंट्रीज से बेसिकली था, ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 6 रिलीजन। अब 6 रिलीजन आपको पता होने चाहिए कौन कौन से थे, ठीक है। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। मुस्लिम्स नहीं थे इसमें, मुस्लिम्स एक्सक्लूडेड थे, ठीक है। आपके पास रेजिडेंसी होनी चाहिए थी पहले, मतलब पहले ऐसा था 11 साल आप रहेंगे तो तब आपको मिलेगा सिटीजनशिप का, बट अब 5 साल कर दिया घटा के, है ना। मतलब 31 दिसंबर 2014 तक के उसमें अप्लाई कर सकते थे आप, है ना। तो पूछ लेगा सीए किस डेट में अमेंड हुआ, सीए किन कंट्रीज पे अप्लाई होता है, कट ऑफ डेट क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. यस। टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप, ये हम सभी को पता है, सिंगल, डुअल, क्वासी सिटीजनशिप, ठीक है। सिंगल क्या होती है? सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में आपकी, है ना, 1 सिटीजनशिप फॉर द होल कंट्री। डुअल क्या है? रिकॉग्नाइज इन सम कंट्रीज लाइक यूएस एंड कनाडा, राइट। एग्जाम्पल्स के साथ मैच करने को आता है, सो जस्ट इसको समझ लीजिए। क्वासी सिटीजनशिप क्या होती है? लाइक पार्शियल राइट्स, है ना, जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो देखो सिटीजनशिप और नेशनलिटी मतलब ये दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप आपका लीगल स्टेटस है, नेशनलिटी आपका इमोशनल कल्चरल आइडेंटिटी है। सिटीजनशिप आपका बेसिकली इट इज़ डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, राइट। नाउ नेशनलिटी इज बेस्ड ऑन लाइक बर्थ, एथनिसिटी, ठीक है। सिटीजनशिप इट कैन बी चेंज्ड, है ना। सो नेशनलिटी जो होती है इट इज़ यूजुअली फिक्स्ड, राइट। एंड सिटीजनशिप जो है आपकी, उसमें आपको राइट्स एंड ड्यूटीज़ ये सब फॉलो करना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती हैं। नेशनलिटी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, राइट। सो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए।
अभी देखिए राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन इन इंडिया। राइट्स देखिए, फंडामेंटल राइट्स आपका पार्ट 3 12 से 35 12 to 35 तक आपको पता होने चाहिए, टिप्स में रहने चाहिए आपके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स हैं, ठीक है, वोट, कंटेस्ट इलेक्शंस, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। ठीक है, उसके बाद मतलब आपको ये तो टिप्स में रहना चाहिए। उसके बाद देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ विद एक्सेप्शंस फॉर फॉरनर्स इन सम केसेस, राइट। जो ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आर्टिकल 51A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 4A में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो 42nd अमेंडमेंट हुआ वो कब हुआ? ठीक है, 42nd अमेंडमेंट क्या था? क्या था 42nd अमेंडमेंट? क्या था 42nd अमेंडमेंट? कुछ याद आ रहा है? Yes, ma'am. It was also known as a mini constitution since many amendments were made, changes in the Indian constitution, and words like secular and socialist were added in the preamble. वेरी गुड। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। आर्टिकल यस पद्मा। आर्टिकल 32 किसने बोला हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? Ambedkar. अम्बेडकर। अम्बेडकर। ठीक है, क्या देता है आर्टिकल 32? है क्या? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वेरी गुड। फ्रॉम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। रेमेडीज, ठीक है ना। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुए हैं, तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकती हो। ठीक है, रिट्स इश्यूज मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट्स इशू करता है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, ठीक है, ऐसे और भी। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आप ये समझिए राइट्स तभी यूजफुल हैं जब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैकेनिज्म हो एक। सो आर्टिकल जो 32 है वो राइट्स को एनफोर्स करने का पावरफुल टूल है एक। ठीक है, सो अम्बेडकर ने बोला इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बिकॉज यू हैव द डायरेक्ट एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट, राइट। क्लियर है? Yes, ma'am. नो व्हाट इज देखो UDHR 1948 ईयर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका जो आर्टिकल 15 देखो, अब यहाँ पे आर्टिकल 15 राइट टू नेशनैलिटी, नो आर्बिट्री डेप्रिवेशन, 1948 याद रखो UDHR। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्या है? स्टेटलेसनेस, UN कन्वेंशन ऑफ 1954 एंड 61। क्या है ये? कुछ आइडिया? देखो, जब हम इंटरनेशनल लॉ एंड सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं ना, तो सिटीजनशिप जो है वो नॉर्मली नेशनल लॉ का सब्जेक्ट होता है, बट इंटरनेशनल लॉ भी इसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, कैसे? जैसे बेसिक स्टैंडर्ड सेट करके, जैसे राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए ना। सो UDHR बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में बहुत, UGC नेट का फेवरेट है, 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, सो आर्टिकल 15 जो है इसके अंदर क्या कहता है? हर इंसान को नेशनैलिटी का राइट है, किसी को भी आर्बिट्री नेशनैलिटी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या किसी को भी नहीं करा जा सकता? आर्बिट्रीली नेशनैलिटी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। अभी स्टेटलेसनेस की बात हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी स्टेटलेस पर्सन जिसके पास किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? देयर इज नो लीगल आइडेंटिटी, नो राइट्स प्रोटेक्शन। ठीक है,
कुछ यूएन कन्वेंशन हुई 1954 की कन्वेंशन क्या हुई, स्टेटलेस पर्सन्स की प्रोटेक्शन की बात करी गई उसमें, ठीक है। और 1961 की कन्वेंशन में क्या हुआ, स्टेटलेसनेस रिड्यूस करने की बात हुई, ठीक। अभी देखो डुअल सिटीजनशिप का क्या है सिस्टम, डुअल सिटीजनशिप, मल्टीपल सिटीजनशिप, मतलब इंटरनेशनल लॉ अलाउ करता है बट फाइनल डिसीजन कंट्री का होता है। जैसे यूएसए, कनाडा का यहाँ पे क्या है, अलाउ है। देखो मैच द फॉलोइंग में आता है और डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि डुअल और मल्टीपल सिटीजनशिप कहाँ अलाउड है, ठीक है। यूएसए और कनाडा में अलाउड है बट इंडिया में नहीं है, अलाउ करता, आर्टिकल 9 याद करो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? टीएच मार्शल के 3 कंपोनेंट्स, सिविल, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स। एरिस्टोटल ने क्या बोला, सिटीजन जो है एज वन हु पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, ठीक है। हन्ना अरेंट ने क्या बोला, सिटीजनशिप क्या है, राइट टू हैव राइट्स, ठीक है। कैमलिका ने क्या बोला, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दिया, पेपर में आता है। विच आर्टिकल ऑफ यूडीएचआर गारंटीज राइट्स टू नेशनैलिटी, आर्टिकल 15। क्लियर है? अभी 1951 में एक कन्वेंशन हुई, ये 1951 में रेफ्यूजी की कन्वेंशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रेफ्यूजीज एंड एजाइलम से एजर्शन रीजन में क्वेश्चन आ जाता है या ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो रेफ्यूजी क्या होता है, अपने कंट्री से भागा हुआ पर्सन, फियर ऑफ परसिक्यूशन, राइट। 1951 में रेफ्यूजी कन्वेंशन हुई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ रिपीटेड है, ठीक है। देखो रेफ्यूजी राइट्स कैसे डिफाइन, रेफ्यूजी राइट्स डिफाइन करता है आपका जो रेफ्यूजी कन्वेंशन में क्या हुआ था, रेफ्यूजी राइट्स को डिफाइन किया। देखो इंडिया सिग्नेटरी नहीं है इसका बट ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे रेफ्यूजी को अलाउ करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है? अभी रेफ्यूजीज के लिए क्या है और क्या क्या पूछता है पेपर में, बताओ कुछ आइडिया, कैसे क्वेश्चन पूछता है? पूछता है क्या, रेफ्यूजीज कौन होते हैं पहले तो ये जानो, मतलब वो लोग जो रिलीजन, रेस, पॉलिटिक्स के डर से अपना कंट्री छोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये, मतलब सबसे ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। 1951 का आपका रेफ्यूजी कन्वेंशन, फिर 1967 में क्या, एक प्रोटोकॉल, ठीक है। मतलब ये डिफाइन क्या कर रहा है, रेफ्यूजी के स्टेटस को डिफाइन कर रहा है, राइट्स को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है वो सिग्नेटरी नहीं है 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन का, ठीक है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, राइट। फिर पूछता है जैसे अजाइलम सीकर जो होते हैं, ठीक है, मतलब रेफ्यूजी और माइग्रेंट सेम है क्या, बताओ, रेफ्यूजी और माइग्रेंट सेम है क्या, ये डिफरेंट है? देखो रेफ्यूजी ये दोनों ही अलग है, ठीक है। माइग्रेंट क्या होता है, वॉलंटरीली जो छोड़ता है, रेफ्यूजी का क्या है, दैट इज योर फोर्स्ड माइग्रेशन, ठीक है। सो जब इंडिया में देखते हैं ना तो ये भी बहुत, मतलब जैसे इंडिया जो एक तो सिग्नेटरी नहीं है फिर भी रेफ्यूजी को अलाउ करता है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक रेफ्यूजी लॉ इन इंडिया, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, अगर क्वेश्चन बन रहा है एजर्शन रीजन में डाल सकता है ना, ट्रू एंड फॉल्स में डाल सकता है ना ये चीज़ कि इंडिया है वो सिग्नेटरी है, बट वो गलत है ऑप्शन अगर ऐसा लिखा हुआ है उसमें। अगर लिखा है इंडिया सिग्नेटरी नहीं है फिर भी रेफ्यूजीज को अलाउ करता है, दैट इज ट्रू, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक रेफ्यूजी लॉ इन इंडिया। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, दैट इंडिया हैज साइंड द रेफ्यूजी कन्वेंशन, इंडिया प्रोवाइड्स रेफ्यूजी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, सो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, राइट।
क्यों? इंडिया प्रोवाइड करता है रेफ्यूजी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ठीक है। जैसे आपको कभी कभी ये करंट अफेयर से लिंक कर देता है PYQs में, कैसे लिंक करता है? रोहिंग्या रेफ्यूजीज, अफगान रेफ्यूजीज, ठीक है। तो अगर थोड़ा आप रिकॉल कर पा रहे हैं, जब पेपर लगाएंगे तो दिमाग में तुरंत तुरंत क्लिक करेगा। क्लियर है यहाँ तक आपको? मैम CAA NRC वाला एक बार पॉइंट समझाएंगे? क्या है CAA NRC? अदिति को कुछ पता है? CAA हमने डिस्कस किया, अब NRC क्या है? बताओ अदिति। अब इसके आगे एक चीज लिखी है, क्वेश्चन ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। देखो CAA का काम क्या था? CAA का काम था सिटीजनशिप देना, ठीक है। 3 कंट्रीज से आए लोगों को, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, 6 रिलीजन थे इसमें, ठीक है। सो वही NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी क्या हुआ? आइडेंटिटी, जो मतलब ये आइडेंटिफाई करना कि कौन इंडियन सिटीजन है और कौन नहीं है। इसमें एक लिस्ट बनेगी जिसमें सिर्फ जेन्युइन आपके जो इंडियन सिटीजन्स होंगे उनकी, जैसे आसाम NRC है, ठीक है। मतलब लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा कि वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है। तो मतलब इसमें सिटीजन की लिस्ट बनती है, वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये आपका, ठीक है। सो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट ऐसे डिबेट्स ही है। मतलब जैसे CAA है ना, ये एक आपका लॉ था, NRC आपका प्रोसेस था, ठीक है। मतलब CAA में आपका सिटीजनशिप आप दे रहे थे, NRC में आप वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। कौन इंक्लूड होगा, कौन एक्सक्लूड होगा, ठीक है। आप समझे थोड़ा सा आप ये कॉन्सेप्ट? मतलब आपका CAA का क्या है? फॉरेन माइग्रेंट्स के लिए था, NRC इंडिया के ही लोगों के लिए था, ठीक है। CAA मतलब क्या है? हम इंक्लूजन कर रहे हैं ना, उसमें इंक्लूजन पे फोकस कर रहा है वो। NRC किस पे फोकस कर रहा है? आइडेंटिफिकेशन पे फोकस कर रहा है, ठीक है। एक्सक्लूजन बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। अब NRC बोले, अगर देखो NRC है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तुम सिटीजनशिप नहीं, अगर तुम सिटीजन नहीं हो तब CAA क्या बोल सकता है? अगर तुम एलिजिबल कैटेगरी में आते हो ना, तुम सिटीजन बन सकते हो, ठीक है। सपोज मैं ये बोलूँ कि मैं हूँ, ठीक है, XYZ पर्सन जो है वो NRC में फेल हो गया, जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है सिटीजनशिप का। तो चेक होगा क्या वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से है, क्या वो 6 रिलीजन में आता है क्या? अगर आता है तो CAA से सिटीजनशिप मिल सकता है उसको, अगर नहीं आता तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, इश्यूज उठाए गए। CAA रिलीजन बायस्ड है, मतलब रिलीजन, मतलब उसको बहुत ज़्यादा उस पर मतलब बहुत कंट्रोवर्सी करी गई। फिर NRC से एक्सक्लूजन का डर बोला, उसके बाद मतलब दोनों मिलकर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए CAA और NRC से डिबेट ना, मतलब आपकी कई बारी उठा देते हैं, ठीक है। आपका कुछ एजर्शन रीज़न या फिर कुछ उसमें ऐसा दे देंगे आपको उठा के, ठीक है। सो बेसिकली NRC आपका सिटीजनशिप चेक करता है, ठीक है। CAA का पर्पस क्या है? आपका ग्रांट करना सिटीजनशिप। NRC का पर्पस है आइडेंटिफाई करना सिटीजन्स को, ठीक है। और CAA और NRC का रिलेशन क्या है? इंक्लूजन और आपका आइडेंटिफिकेशन, राइट। क्लियर है यहाँ तक अब आपको? यस मैम। ठीक है। इसके बाद ना हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, और वो टॉपिक काफ़ी बड़ा है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कल अगर हो सके तो कल थोड़ा सा हम जल्दी क्लास ले लेंगे, मतलब जल्दी बोले तो 8 बजे करीब, या फिर 7 to 9 ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक बारी कल ही डिस्कस कर लेंगे, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग हमारा सेटल डाउन। मैम इवनिंग में फिर कर लें 4? कल शायद 4 में एक बार आपको बताऊंगी, कल मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड हो सकती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको उसमें बता दूंगी, क्योंकि कल हमको कंप्लीट करना है किसी भी हाल में, ठीक है। आज इतने दिन हो गए और हम अभी तक पॉलिटिकल थ्योरी में अटके हुए हैं, ठीक है। तो कल हमें इसको निपटाना है, थोड़ी सी गाड़ी तेज़ भी करनी पड़ेगी अपनी। और देखो मैंने आपको सारे नोट्स भेजे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है।
उसको देखते रहो, ठीक है। वो मटेरियल आपके लिए मोर देन इनफ है जो भेजा गया है, ठीक है। जस्ट एक बार गो थ्रू ही करना है। जो ऐसी पीडीएफ्स आपको भेजी गई हैं ये मिशन जीआरएफ वाली, इनको तो एक बार नज़र पक्की मारनी है, ठीक है। क्योंकि इसको नज़र क्यों मारना है, थोड़ी चीज़ें आपको क्लिक करेंगी, बाकी PYQ लगाते रहो, उसी से पेपर आएगा, है ना। ये सारी चीज़ें तो हम इसलिए कर रहे हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, किसने क्या बोला थोड़ा सा, क्योंकि सामने वाला जब समझाता है ना, मैं भी समझा रही हूँ आपको, कुछ भी है कुछ पॉइंट आ गया तो आपको ना, जब आप PYQ भी लगाएंगे ना या टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा